कि यहाँ मुझे बहुत मेरे प्रियजनों को आज इतने अरसे के बाद आपने मिलने का मौका दिया। नंबर एक। नंबर दो कि जो आपने कहा कि इनको हम वापस लाना चाहते हैं। 30 साल 40 साल हो गए संगीत से एक प्रकार का नाता छूटने का लेकिन ये नाता छूटता नहीं है। और ये नाता जो अभी मैं कर रहा हूँ पिछले 30-40 साल से या उससे भी ज्यादा, लेकिन संगीत साथ में था, उन दोनों के बीच के रिश्ते को लेके ही मुझे लगा कि मुझे यहाँ बात करनी चाहिए। क्योंकि जो काम इस समय मेरे पिछले 20, 25, 30 साल का है वो ये है, इसको अगर यहाँ की अपनी भाषा में कहूँ तो जिस राष्ट्र का, जिस लोक का अपना राग छूट गया है, जिससे इनका विछोह हो गया, विरह हो गया है, वो राग कहाँ है आज? उसकी वापसी संभव है तो वो कहाँ है? तो जिस राग की हम बात कर रहे हैं और जिस राष्ट्र की ये बात कर रहे हैं, कुमार जी जैसे सिद्ध हस्त, मैं यहां उनको संगीतकार की तरह नहीं लेकिन कलाकार की तरह बात करूंगा। उनके विषय में बात करेंगे तो हमें किसी और एक सिद्धांत के खोज में जाना पड़ेगा। क्यों? कि कला का जो सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत, वो जीवन के मूलभूत सिद्धांत का मार्गदर्शक सिद्धांत है। और ये क्या सिद्धांत है? कला में जब कोई गाता है या जब कोई मूर्ति बनाता है या कोई चित्र बनाता है, इसके जितने उपादान हैं, स्वर, लय, ताल, शब्द, भाव, क्या इनमें आपस में डिसइंटीग्रेशन होता है या इंटीग्रेशन होता है? ऐक्य होता है या ऐक्य टूटता है? केवल इन स्वर, लय, ताल वगैरह वगैरह में नहीं, लेकिन कलाकार और वो जो गा रहा है उसके बीच में भी, जहां कलाकार खुद नहीं रहता, फिर वो खो जाता है। वो क्या है? ये किसके साथ ऐक्य अपना साधता है? जिसमें कला उसकी केवल एक माध्यम है। एक बड़े कवि ब्राउनिंग ने कहा है, और वो पश्चिम की कला के क्रिटिसिज्म में कहा कि यहाँ की कला में क्या नहीं है और भारत की कला में क्या है। तो वो कविता के अंत में एक वाक्य है, इंटरप्रेटिंग गॉड टू पीपल। ये ईश तत्व की साधना, अपनी आध्यात्मिक धरोहर की वापसी, इसकी कोशिश, इसकी छटपटाहट जो एक कलाकार में होती है, वो छटपटाहट उसको एक कर देती है उसके साथ जिसको वो साधता है। और ये प्रिंसिपल को हम अगर आज जीवन में देखें तो क्या है कला के इस प्रिंसिपल को? क्योंकि ये मार्गदर्शक प्रिंसिपल है जीवन का। क्या हमारा आर्थिक जीवन, हमारा राजनीतिक जीवन, हमारा सांस्कृतिक, बौद्धिक और एस्थेटिक, हमारा धार्मिक और हमारा आध्यात्मिक जीवन, ये जीवन के जितने पक्ष है, डिपार्टमेंट्स हैं, क्या उनके बीच में इंटीग्रेशन है? सबके बीच में एक दूसरे से विरोधाभास है। हमारी संपूर्ण आर्थिक गतिविधि हमारी अपनी आध्यात्मिक खोज से बिल्कुल विपरीत दिशा में है। इसके अधिक विस्तार में यहां जाने से राजनीति हो जाती है, तो वो मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूरी है इसको समझने के लिए, क्योंकि बड़ा कलाकार
इसको केवल हम उसके अपने दायरे में रख करके समझेंगे क्या? क्योंकि कला है वो संपूर्ण लोक से इंडिपेंडेंट तो नहीं है, स्वतंत्र तो नहीं है, संपूर्ण लोक चेतना से इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकती ना। कैसे हो सकती है वो? और ये दूसरे सिद्धांत पर हमको ले आते हैं। यहां जो शब्द रखा है, मैं अशोक जी को इतना सम्मान करता हूं कि पूछो नहीं, क्योंकि यहां इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। इसमें जो रचना शब्द है, राग रचना, लोक रचना, कला रची जाती है क्या? ज्ञान और सत्य, ये दो अनंत है और एब्सोल्यूट है ना? उसको प्राप्त करना होता है, उसको कोई रच नहीं सकता। वो प्रकट होता है अपने सामने। कुमार जी के एक एक सुर आपको जो यहां चोट कर जाते हैं, हम खुद को भूल जाते हैं। क्यों? वो उन्होंने बौद्धिक रूप से सोच करके वो सुर निकाले हैं, क्या रचना की है? स्फुरित है। कहीं से बिजली की तरह वो कौंधता है, कोई भेजता है वो, क्योंकि साधना उस स्तर की होती है, उनका ऐक्य वो होता है कि उनके सामने चीजें खुलने लगती है। तो ये डिस्कवरी है, ये आप प्राप्त करते हो, आपके सामने वो प्रकट होता है। और ये जो लोक की बात है, यहां लोक आता है कि इस राष्ट्र का लोक, और ये लोक का अर्थ क्या? क्योंकि बहुत ही व्यापक है। और यहां साहित्यकार, कभी मैंने अशोक जी जैसे, ध्रुव जी जैसे और आप जैसे पंडित लोग यहां बैठे हैं, तो इसलिए ऐसे शब्दों की व्याख्या करने का मेरा कोई हैसियत नहीं है। लेकिन मैं जैसे समझता हूं, हम तो उस लोक की इकाई है ना, लेकिन लोक अमूर्त है, उसको कहीं आप प्रेजेंट नहीं कर सकते कि ये लोक है। जनता को प्रेजेंट कर सकते हो। लोक का सेक्युलराइजेशन हो जाए तो वो जनता हो जाती है। तो लोक कहां है? जो लोक है उसमें रचित की प्रतिष्ठा नहीं है, उसमें स्फुरित की प्रतिष्ठा है। और भारत अगर विश्व भर में, अपने हमारे अंदर भी उसकी जो छवि है, जो उसका सत्य है, जो उसकी महानता है, वो किस चीज में है? किन चीजों में है? जिन चीजों को हम गिनवाए कि भारत की महानता किसमें है, उसकी यूनिकनेस, उसकी अपनी मौलिकता, जो और कहीं नहीं है। उपनिषद, पुराण, भगवत गीता, ये सोच समझ करके इंटेलेक्चुअली लिखी गई टेक्स्ट है क्या? ये स्फुरित है। स्फुरित है, इसका मतलब कि अपौरुषेय उनको कहा गया है। मुझे कोई बताएगा कि हमारे समय में ऐसी स्फुरित अपौरुषेय रचना कोई हुई है? मैं 15-20 सेकंड इंतजार करूंगा। सोचिए, कौन सी है ऐसी रचना हमारे समय की जो स्फुरित है, जो सोची समझ करके इंटेलेक्चुअली लिखी नहीं गई है? और वो स्फुरित मेरा एरिया है पिछले इतने सालों से। आपको नाम बता दूं, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की।
उसी वही मुझे याद सही आ रहा है कि नहीं? मुझे वही याद आ रही। अशोक जी सही कह रहा हूं कि नहीं? लेकिन स्वराज क्या लिखा गांधी जी ने कि ऐसा लगा कि मेरे पर जैसे भूत सवार हो गया है और कोई मुझे लिखवा रहा है। बिल्कुल यही कहा है। है ना? दाहिना हाथ थक गया तो बाएं हाथ से लिखा, इतना। ये समाज आज दो भागों में अगर बटा है, बहुत सारे इसके हम दूसरे भी प्रतीक बना सकते हैं, लेकिन कलाकारों और संगीतकारों के बीच में अगर मुझे कहना होगा तो मैं ये कहूंगा कि ये समाज रचितों के बीच में और स्फुरितों के बीच में बट गया है। क्योंकि जो रचित इंटेलेक्चुअली लिखी गई जो चीजें हैं इस देश के अंदर पिछले 50-100 साल के भीतर, उनकी प्रतिष्ठा लोक में नहीं है। लोक में किसकी प्रतिष्ठा है? जो स्फुरित है, वो जो इंट्यूशन से जो आई है उनकी प्रतिष्ठा है, वो उसको मानते हैं। लेकिन जो सेक्युलर हो गए, आधुनिक हो गए, और यहां सेक्युलर के 3 अर्थ में से मैं वो अर्थ करता हूं जो इहलोकवाद है, वो जिसमें मनुष्य है वो विश्व का हीरो है, ईश्वर सत्ताक नहीं लेकिन मानव सत्ताक विश्व, जिसमें मानव की सत्ता मुख्य है, जिसका हीरो मानव है। रेनेसां और एनलाइटनमेंट के बाद जो विचार जिसने दुनिया भर को ग्रसित कर लिया, जिसमें से आधुनिक विज्ञान निकला, वो लोग उसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, एज ऑफ एनलाइटनमेंट। मैं उसको डार्क एज की शुरुआत कहता हूं। रेनेसां के बाद में जो शुरू हुई वो डार्क एज, ब्लैक एज, ये शुरू हुई, जिसको गांधी जी ने हिंद स्वराज में शैतानियत कहा है, इस्लाम का भी नाम लेकर के। तो ये स्फुरित और रचित, ये दो में हम बटे हैं। कला में हम क्या देखते हैं, कलाकार में हम क्या देखते हैं? आज संगीत और कलाओं का मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं समझता नहीं। संगीत को थोड़ा बहुत समझता हूं, रियाज भी किया है एक जमाने में, आमिर खान साहब का शागिर्द रहा हूं। मेरुखंड किसी ने नहीं किया होगा, मैंने मेरुखंड की 5040 ताने की है। और मुझे ये था कि मैं क्रैश एंट्री करूंगा, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है ना कि जहां आपकी गाड़ी पटरी से दूसरी तरफ चली जाती है, ऐसा हुआ। तो संगीत से मेरा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि संगीत एक ऐसा एरिया है, कला का एक ऐसा एरिया आज बाकी रहा है कि जहां ये विभेद नहीं, ये विक्षेप नहीं है। समाज में जो विक्षेप है, आज हमारा समाज संपूर्ण रूप से विक्षिप्त समाज है। ये जिसको कहने साइकोपैथिक स्टेट में हम लोग आ गए हैं। हम चाहते हैं एक, हमारे भीतर तड़प तो वही है, अंदर की आत्मा तो वही चाहती है, लेकिन हमारी बुद्धि उससे, सुबह जब उठता है तो बहुत बड़ा सा कीड़ा बन जाता है। उसकी बहन उसके लिए खाना दे जाती है, कमरा बंद है, नीचे से डालती, वो ताजा खाना नहीं खाता है। जब वो देखते हैं कि यहां तो कीड़ा है, तो फिर किचन का जो कूड़ादान है जिसमें सड़े हुए अंडे, टुकड़ा ब्रेड का, सड़ा हुआ जितना अन्न था, वो सब प्लेट में डाल करके अंदर भेजती है, तो बिल्कुल लबालब ऐसे खा लेता है कि जैसे रसगुल्ले हम खा जाएं। हमारी ये स्थिति है, हम मनुष्य में से कीड़े बनाए जा रहे हैं। बौद्ध धर्म दर्शन में जिसे अधोमानव कहा है, हिंदू धर्म दर्शन में जिसे असुर कहा गया है, सोशियोलॉजिकल टर्म में कहेंगे तो सब ह्यूमन कहेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में
यह एक विशुद्ध हिंदुस्तानी है जो बदला नहीं है। महात्मा गांधी बदले नहीं थे, पूरी तरह से वो ट्रेडिशन में थे। लोक तब तक लोक है जब तक वो अपनी परंपरा में है। जो परंपरा में नहीं है वो लोक नहीं होता है, क्योंकि लोक जिसको हम कहते हैं उसकी काल चेतना शाश्वत होती है। उसकी काल चेतना इतिहास के खंडों में बंटित नहीं होती है। आज हमारी जनता जो है हिंदुस्तान की, उसकी काल चेतना खंडों में बटी है। हमारा पूरा समाज में देखता हूं कि 3 प्रकार की काल चेतनाओं में खंडित है, और ये तीनों के बीच में आपस में गजगरा है। एक तो वो कि जो ये शाश्वत भारत के हिसाब से अपने को खुद को भी उसी में रखता है, उसके लिए लाखों साल का हिंदुस्तान ये भारत है। उसके लिए समय है, वो त्रेता युग के राम को आज भी अपने में जिंदा समझता है। दूसरे जो लोग बिल्कुल आधुनिकता के पुरोहित है, उसके एडवोकेट है, गांधी जी ने उनको दलाल और एजेंट कहा है। वे जिनकी काल चेतना रेनेसां से शुरू होती है, यूरोपियन काल चेतना उनकी काल चेतना है। उनके लिए शाश्वत भारत वाली काल चेतना है वो मिथक है, मिथ है, वो अनसाइंटिफिक है, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तीसरी काल चेतना कंट्रोवर्शियल है, लेकिन यह है, इसका हमें सामना करना पड़ेगा और तीनों में से रास्ता निकालना पड़ेगा कि जो केवल जब इस्लामिक शासन आया तब से ही अपने को हिंदुस्तान के साथ उस इतिहास के साथ जोड़ते हैं। ये लोक जो है, ये लोक की काल चेतना, ये संगीत में इसमें बिल्कुल मुखरित होती है। हाँ, बिल्कुल अभी पूरा कर रहा हूं मैं। अंत में एक प्रसंग के साथ मेरी बात पूरा करता हूं। मैं हिंद स्वराज लेकर के, मेरा काम जो है वो वायलेंस के, घोर वायलेंस के, नक्सलाइट और जम्मू कश्मीर के रेडिकल, उनके बीच में मैं पिछले 20 साल से गया हूँ। 125 से ज़्यादा मैंने 3-3, 4-4 दिन के हिंद स्वराज के शिविर किए हैं, कि क्योंकि गांधी जी का वो डायलॉग बेसिकली वायलेंस, स्कूल ऑफ वायलेंस के साथ है, तो उसका परीक्षण करने के लिए उसमें बहुत जान के खतरे भी उठाए हैं, बिल्कुल जिसको कहना कि ऐसे कि पता नहीं था कि अगले सेकंड क्या होगा। तो ऐसा एक शिविर में जमुई क्षेत्र में, घोर माओवादी क्षेत्र में कर रहा था। स्वराज क्या है वो समझा रहा था। मेरे सामने एक महिला बैठी थी, वो सुबह सुबह आके हर रोज मेरा कमरा साफ कर जाती थी, हरिजन महिला थी। तो जब मैं स्वराज समझा रहा था, वो कुड़मुड़ा रही थी, लग रहा था कि ये कुछ कहना चाहती है। तो मैंने कहा, बहन तुम बेटा कुछ कहना चाहती है क्या? तो कहा, भाई जी मुझे कुछ कहना है। मैंने कहा, बोलो क्या कहना है? तो कहा, आप जो कह रहे हो ना, ये मेरे गुरु मंत्र में बात बताई गई है, और ये हम किसी को नहीं बता सकते, लेकिन आपको बताएंगे। और ये गुरु मंत्र में क्या बात बताई गई थी? ये कुमार जी का वो भजन जिसका आपने विस्तार किया, हिरना समझ बूझ वन चरना, ये गुरु मंत्र में ये लोक बोल गया। उस महिला के माध्यम से अगर कोई बोला तो ये भारत का लोक बोला, क्योंकि वो समझ रही थी कि आज ये पूरा हिंदुस्तान हिरण बना हुआ है, और इसकी जितनी आधुनिक संस्थाएं हैं, शिक्षा तंत्र है, साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट है, सारा जितने आधुनिक लेखक लोग हैं जो प्रोग्रेस की वकालत करते हैं, वो सारे वो पारदी है। पारदियों को बनाने का 1947 के बाद हमने जो कारखाने शुरू किए हैं, इसमें ये हिरने की क्या हालत होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार हमें
कला के मूल सिद्धांत पर अगर ये देश समझेगा कला के सिद्धांत को, यहाँ कलाकारों की भूमिका, साहित्य की भूमिका, इसलिए आनंद कुमार स्वामी जो ये कहते हैं कि नेशंस आर मेड बाय पोएट्स एंड आर्टिस्ट्स, nations are made by artists and poets, not by traders and politicians. तो अशोक जी यही और आप ये देखिए, आप ये कितनी बड़ी खूबी देखिए, गांधी जी को प्रेरित करने वाले रस्किन बहुत बड़े सोशल थियरिस्ट हो गए, लेकिन मूलभूत वो क्या थे? कला के क्रिटिक थे, है ना? कला के क्रिटिक थे। और यहां हिंदुस्तान में पिछले 200-500 साल में आनंद कुमार स्वामी जितना बड़ा दिमाग कोई नहीं हुआ होगा, इतना बड़ा चिंतक। हमारे समाज को समझना हो, राष्ट्र को समझना हो, धर्म को समझना हो, तो इनके चरणों में बैठे बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन वो मूलभूत रूप से वो कला समीक्षक है। तो कला की कितनी बड़ी भूमिका है। कुमार गांधर्व जैसे सिद्ध व्यक्ति, पिछली बार मुझसे 2 लेख अशोक जी ने लिखवा लिए, उसमें एक लेख में शुरुआत में मैंने कहा था कि जो सिद्ध कलाकार होता है उसके माध्यम से, कुमार जी के माध्यम से हम संगीत को समझ सकते हैं। आज मुझे ये लगा कि इससे मुझे एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, हमें भी, कि ऐसे सिद्ध कलाकारों के माध्यम से हमें अपने समाज को, अपने समय को समझना चाहिए। धन्यवाद आपका सबका।